एवरीवन, वेलकम अगेन। 1 ईयर करंट अफेयर सीरीज में हम घटना चक्र डिस्कस कर रहे थे और घटना चक्र में हमारे ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं। ये आज हमारा 4th लेक्चर होगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है हिमालयन याक को खाद्य पशु का दर्जा मिला है। जो हिमालयन याक भारत में कहाँ ठंडे जगह पर पाया जाता है, जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड जगह पर ये पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस ग्रूनियंस। और इसमें कौन कौन आते हैं? बाइसन आता है, भैंस आती है और मवेशी आदि आते हैं। तो FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या है, इसका एक पैनल था, उसने जो हिमालयन याक है इसको खाद्य पशु की लिस्ट में डाल दिया है, मीन्स उसको दर्जा दे दिया है। अब खाद्य पशु क्या होते हैं? देखिए, खाद्य पशु वो होते हैं जो मनुष्य द्वारा पाले जाते हैं, मीन्स जिनको पालने का काम किया जाता है। और पाला क्यों जाता है? उनसे या तो आपको कुछ खाद्य उत्पादन मिलेगा, जैसे लाइक भैंस होती है, भैंस से दूध मिलता है, और या इससे जो खाद्य उत्पादन है, जैसे मुर्गी पालते हो, अंडे मिलते हैं या मीट मिलता है, तो उनको खाद्य पशु के दर्जे का दर्जा मिलता है। तो ऐसे ही इसको हिमालयन याक को दर्जा मिला है। किसने दिया है ये नाम याद रखना। वैज्ञानिक नाम क्या है, कौन कौन आते हैं? बाइसन, भैंस, मवेशी कहाँ भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। और 20वीं जो पशुधन गणना हुई थी 2019 में, उसके अकॉर्डिंग भारत में लगभग 58,000 याक हैं, जो कि पिछली जो गणना हुई थी 2012 में, उसके अकॉर्डिंग नियरली 25% कम है। तो खाद्य पशु हमने बताया क्या होते हैं, जो मनुष्य द्वारा पाले जाते हैं, खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और किसने इसको दर्जा दिया है? FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर या प्रणाली स्टार्ट हो गई है। मीन्स अगर परंपरागत पुलिसिंग व्यवस्था देखें तो उसमें क्या है, देखिए पुलिस पहले तो किस में आती है, ये आप ध्यान रखना, राज्य सूची में आती है पुलिस। कानून व्यवस्था ये किसके अंडर में आती है? राज्य सूची में। अगर परंपरागत पुलिसिंग व्यवस्था देखें तो इसके जो नियंत्रण होता है किसके हाथ में होता है? DM के या कोई और अन्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, लाइक DM, SDM वगैरह, इनके हाथों में होती है। वहीं पुलिस कमिश्नर या आयुक्त, या कमिश्नर को हिंदी में आयुक्त बोला जाता है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में क्या होता है, ये शक्तियां किसके पास चली जाती हैं? पुलिस कमिश्नर के पास चली जाती हैं, पुलिस आयुक्त के पास। तो उत्तर प्रदेश के 3, प्रयागराज जिला, आगरा जिला और गाजियाबाद जिला, इसमें अब क्या है, पुलिस कमिश्नरी प्रणाली स्टार्ट हो गई है। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं जिनमें ये प्रणाली चालू की गई है? उत्तर प्रदेश में टोटल 7 जिले हैं, जिसमें लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा एंड प्रयागराज। यहाँ 7 जगह क्या है, पुलिस आयुक्त प्रणाली है। ये नाम याद रखने हैं। और ये जो 3 अभी नए घोषित हुए, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद, ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी आ गए हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या क्या है, 10 लाख से अधिक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ये किसकी मूर्ति है? यहाँ पर श्री नाड प्रभु केम्पेगौड़ा, जो कि कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक में विजयनगर जो अंपायर था वो वर्तमान में कर्नाटक वाला एरिया है। विजयनगर अंपायर 16वीं शताब्दी के शासक थे, नाड प्रभु केम्पेगौड़ा। इन्हीं की मूर्ति लगाई गई है और उसी को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, जिनको क्या है, आधुनिक बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। किसको? नाड प्रभु केम्पेगौड़ा जी को, इन्हीं के नाम। और ये मूर्ति प्रतिमा कहाँ लगाई गई है? बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में ये मूर्ति इनकी लगाई गई है। कितनी ऊंचाई है? 108 फीट ऊंची इनकी मूर्ति है। और शिल्पकार कौन है? रामवी सुतार। रामवी सुतार ने ही जो स्टैचू ऑफ यूनिटी
कहाँ पर है? गुजरात में है। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उनकी भी मूर्ति का डिजाइन किसने बनाया था? रामवी सुतार ने। और जो ये स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है किसकी? श्री नाड प्रभु केम्पगौड़ा की। वो भी किसने? रामवी सुतार ने ही डिजाइन किया है। कुछ और स्टेचू देख लेते हैं, जैसे स्टेचू ऑफ बिलीफ। स्टेचू ऑफ बिलीफ कहाँ पर है? ये भगवान शिव की मूर्ति है। कहाँ पर है? ये राजस्थान के नाथ द्वार नगर में स्थापित की गई है। और हिंदी में इसका नाम क्या है? विश्वास स्वरूपम। ये प्रतिमा 369 फीट ऊंची है और यहाँ पर भगवान शिव को ध्यान मेडिटेशन की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया है। तो यहाँ पर आपको 3 चीजें याद रखनी है। किसकी मूर्ति है? भगवान शिव की। कहाँ पर है? राजस्थान नाथ द्वार में। और कितनी ऊंचाई है? 369 फीट ऊंची है। नेक्स्ट, स्टेचू ऑफ पीस। यहाँ क्या है? ये शांति के लिए मूर्ति है, शांति का प्रतीक। किसकी? श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की। कितनी ऊंचाई है? 351 इंच। और कहाँ पर है? जैतपुरा राजस्थान में। इसको विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया गया है। 3 पॉइंट यहाँ भी याद रखने हैं। किसकी मूर्ति? श्री वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। कितनी ऊंचाई है? 151 इंच। और कहाँ पर है? ये राजस्थान के जैतपुरा में स्टेचू ऑफ पीस। नेक्स्ट है स्टेचू ऑफ इक्वलिटी। ये श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ये 11वीं सदी के महान दार्शनिक हुआ करते थे और इनकी मूर्ति कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित है। हिंदी में इक्वलिटी को क्या है? समता बोला जाता है, तो इसलिए इसका हिंदी में नाम समता मूर्ति है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी या समता मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है? समता मूर्ति स्थापित की गई है हैदराबाद तेलंगाना में। ऊंचाई 216 फीट है। नेक्स्ट है स्टेचू ऑफ डिग्निटी। स्टेचू ऑफ डिग्निटी ये कहाँ स्थापित की गई है? जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या जनपद में स्थापित की गई है। स्वामी रामानुजाचार्य की ही ये मूर्ति है। देखिए कंफ्यूज मत होना, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी भी किसकी है? श्री रामानुजाचार्य की। और स्टेचू ऑफ डिग्निटी भी किसकी है? स्वामी रामानुजाचार्य की। अब अंतर क्या है इसमें? अंतर सिर्फ इतना है, वो बड़ी मूर्ति है, ये छोटी मूर्ति है। इसको क्या छोटी प्रतिकृति के रूप में दिखाया गया है, स्मॉलर रेप्लिका के रूप में। जो हैदराबाद तेलंगाना में मूर्ति है उसका छोटा वर्जन कहाँ पर लगाया गया है? अयोध्या में। और इसको नाम दिया गया है स्टेचू ऑफ डिग्निटी। और डिग्निटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मर्यादा। यहाँ पर मर्यादा मूर्ति भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट वन है स्टेचू ऑफ पीस। ये भी किसकी है? स्वामी रामानुजाचार्य की। ये कहाँ पर लगाई गई है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। किसके द्वारा स्थापित की गई? गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। नाम क्या दिया गया है? स्टेचू ऑफ पीस मीन्स शांति की मूर्ति। और किसकी बनी हुई है? शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर, मतलब सफेद मार्बल की ये बनी हुई है। तो ये 3 मूर्ति जो हमने लास्ट में पढ़ाई है, स्टेचू ऑफ पीस या स्टेचू ऑफ डिग्निटी, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, ये तीनों किसकी हैं? श्री रामानुजाचार्य के 11वीं शताब्दी के महान दार्शनिक थे। ये इनके बारे में ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक और बता देते हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी। ये आपको पता ही है कहाँ पर है? गुजरात में। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश का पहला राइट ईट स्टेशन। यहाँ पर घोषित किया गया राइट ईट स्टेशन के तहत। ये एक आंदोलन है, एक तरह का मूवमेंट है। किसके द्वारा चलाया गया? FSSAI के द्वारा चलाया गया है। और इसमें क्या है? देखिए इसकी टैगलाइन है सही भोजन बेहतर जीवन। मीन्स अच्छा भोजन। यहाँ पर इसके तहत क्या मिलेगा? जो रेलवे में आपको क्या है? पौष्टिक आहार, मतलब अच्छा भोजन, साफ शुद्ध भोजन, इसका ध्यान रखा जाएगा। इसी के तहत ये राइट ईट इंडिया आंदोलन चलाया गया है। और इसकी टैगलाइन है सही भोजन बेहतर जीवन। तो यहाँ पर जो पहला यूपी का पहला ईट राइट स्टेशन के तहत कौन सा स्टेशन आया है? वो पहला है प्रयागराज। यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा हुआ है। यहाँ प्रयागराज रेलवे स्टेशन को क्या है? प्रमाण पत्र मिला है किसका? राइट ईट स्टेशन का।
और ये उत्तर प्रदेश का पहला है और उत्तर मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन है। इससे पहले ग्वालियर और डबरा को ये राइट ईस्ट स्टेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है। यूपी में और भी हैं 2022 में, फिर कानपुर को मिला। फिर अगर देश में पहला पूछा जाए तो देश में पहला किसको मिला है? मुंबई सेंट्रल को राइट स्टेशन के तहत, और हाल ही में अभी वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को भी क्या है 5 स्टार रेटिंग मिली है ईट राइट स्टेशन के तहत। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्रीय एक उर्वरक। ये जो एक राष्ट्रीय एक उर्वरक योजना है, इसका शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अंतर्गत क्या है, जो उर्वरक हैं उनके लिए एक ही ब्रांड होगा और एक ही लोगो होगा। देखिए सिंपल शब्दों में आपको समझाते हैं। इसमें क्या है, जैसे यूरिया है, यूरिया का जो रेट है, मूल्य है, वो कौन डिसाइड करता है? केंद्र सरकार करती है। नियंत्रण किसके हाथों में होता है? केंद्र सरकार के। और ऐसे ही बाकी और उर्वरक हैं लाइक DAP डायमोनियम फॉस्फेट या MOP म्यूरिएट ऑफ पोटास। इसकी भी इसमें देखिए जो सरकार जिनका MRP निश्चित करती है उसमें क्या है सब्सिडी मिलती है, 80-90% या 70% सब्सिडी मिलती है। बाकी में भी सब्सिडी मिलती है, लेकिन क्या है ये कंपनियों के खुद के ब्रांड होते हैं, उनकी आइडेंटिटी होती है। लेकिन प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना जो चलाई गई है, एक राष्ट्रीय एक उर्वरक, इसमें अब क्या होगा, कोई भी कंपनी जो उर्वरक हैं उनको बेचेगी तो उसका बैग होगा। अब बैग पे क्या है 2/3% जो लोगो होगा वो किसका होगा? भारत सरकार का, भारत ब्रांड लिखाएगा। और 1/3% जो हिस्से पर इस पर क्या है कंपनी का लोगो आएगा। अगर पूर्णतः सरकार की है तो पूरी तरह से, अगर सरकार की है तो उस पे भारत ब्रांड का नाम आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे यूरिया है, यूरिया पर क्या है उसका नाम हो जाएगा भारत यूरिया। अगर इस पे सरकार सब्सिडी दे रही है पूरी तरह से तो भारत यूरिया हो जाएगा, या भारत DAP हो जाएगा, DAP है तो भारत DAP। अगर कोई और है लाइक कोई निजी कंपनी बेच रही है, फॉर एग्जांपल के लिए कोई रामलाल की कंपनी है तो उस पे भारत रामलाल लिखाएगा, लेकिन उस पे 2/3% जो लोगो होगा वो भारत ब्रांड का होगा, भारत सरकार का, और 1/3 रामलाल का होगा। तो ये क्या है प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना। तो इसके तहत क्या है अब लोगो लगेगा किसका? भारत ब्रांड का, और जो बैग होते हैं उन पे छपा हुआ आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 है। ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है, ये क्या है देखिए, इसको स्थापित किया गया था पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा, PAC के द्वारा, पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा। कब? 1994 में। और ये सूचकांक जो है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, ये 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। इसमें क्या है जो भारत के राज्य हैं उनकी क्या है गवर्नेंस परफॉर्मेंस देखी जाती है और उसके बेस पर ही उनको रैंक प्रदान की जाती है। 2016 से प्रति वर्ष आ रहा है, तो ये 7वां वार्षिक संस्करण है इसका। और इसमें क्या है बड़े राज्य छोटे राज्य को अलग अलग हिसाब से बांटा गया है। बड़े राज्यों में नंबर 1 रैंक किसको मिली है इस सूची में? बड़े राज्यों में हरियाणा को नंबर 1 रैंक मिली है, और छोटे राज्यों में किसको मिली है? सिक्किम को। तो 5 बड़े राज्य देख लेते हैं किन किन की रैंक है। हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब। छोटे राज्यों में सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, गोवा है और मिजोरम है। सिक्किम याद रखना, हिमाचल, उत्तराखंड, गोवा और मिजोरम। अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी बड़े राज्यों में आता है और यूपी की रैंक इस बार कितनी है? 12वीं रैंक है। पिछले साल 2021 में यूपी की रैंक कितनी थी? 18वीं रैंक थी। इस साल रैंक सुधरी है, बढ़ी है, 12वीं रैंक पर यूपी पहुंच गया है। तो ये ध्यान रखना है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हिमाचल प्रदेश। 2 जल विद्युत परियोजनाओं की यहाँ पर आधारशिला रखी है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाइड्रो पावर, जिसको क्या है पन बिजली भी बोलते हैं। अब पन बिजली 2 कहाँ लगाई गई है? एक तो लगाई गई है कहाँ पर?
ये चांजू 3 पन बिजली परियोजना और दूसरी है देवथल चांजू पन बिजली परियोजना। और कितने मेगावाट की है ये? पहली 48, दूसरी 30 मेगावाट। और दोनों ही कहाँ पर है? चंबा जिले में है, चंबा जिले हिमाचल प्रदेश में। और दोनों का निर्माण कौन कर रहा है? HPPCL हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो दोनों का निर्माण कौन कर रहा है? HPPCL। नेक्स्ट टॉपिक है बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर? ये हिमाचल प्रदेश के ऊना में, हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है। ये बल्क ड्रग होता क्या है? बल्क ड्रग देखिए, आप दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ आपको क्या टैबलेट की फॉर्म में मिल जाती है, लेकिन उनको बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है, कच्चा माल, उसको क्या है? बल्क ड्रग बोला जाता है। दूसरा नाम दूसरा नाम क्या है इसका? एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। जो कच्चा माल यूज होता है उसको API बोला जाता है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। अब हुआ क्या था, कोविड-19 में दवाइयाँ बनानी थी और जो हमारा इंपोर्ट होता था वो चाइना से होता था, और चाइना ने यहाँ पर क्या है? अपनी आंखें दिखा दी थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या है? बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। ये कहाँ पर? 3 राज्यों में स्टार्ट की गई है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? पहला गुजरात के भरूच में, ये हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की मंजूरी मिली है। अभी हिमाचल के ये ऊना में बल्क ड्रग पार्क लगाया गया, इससे पहले गुजरात के भरूच में और आंध्र प्रदेश में भी बल्क ड्रग पार्क लगाया जाएगा। इससे क्या आसानी होगी, जो दवाइयाँ बनाते हैं उसके लिए कच्चा माल भारत में ही खुद से तैयार किया जाएगा। तो ये यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि पहला बल्क ड्रग पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो ये ऊना हिमाचल में नहीं, गुजरात के भरूच जिले में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है मुडेरा, पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव। अब जो मुडेरा किसके लिए जाना जाता है? सन टेम्पल के लिए, सूर्य मंदिर के लिए। जैसे कोणार्क में सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है, ऐसे ही एक मुडेरा में है। किसने बनवाया था? ये भीमवन ने। भीमवन कौन से वन से थे? सोलंकी वन से, सोलंकी वन से थे भीमवन। और कब बनवाया था? 1026-27 के आसपास। कहाँ पर है ये? रूपेण नदी की सहायक नदी है एक, पुष्पावती, उसके तट पर स्थित है। तो मुडेरा जो गांव है पूरी तरह से क्या है? सौर ऊर्जा संचालित गांव हो गया है। और जो मुडेरा सन टेम्पल है भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया है जो पूरी तरह से क्या है? सौर ऊर्जा से संचालित होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलाम 1.0 तथा 2.0 अवार्ड दिए गए हैं। देखिए ये अलग है, स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलाम 1 और 2 अवार्ड ये अलग है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं स्वच्छता ही सेवा 2022। देखिए ये किस लिए चलाया गया? देश में स्वच्छता का स्तर बनाए रखने के लिए जनता द्वारा यहाँ पर क्या है? श्रमदान दिया जाता है। और ये कितने दिन चलता है? फोर्टनाइट, 15 दिनों के आसपास चलता है, 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच। और इसमें क्या है? रैंक दी जाती है अलग अलग राज्यों को। टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं? कर्नाटका, बिहार और लक्षद्वीप। कर्नाटक, बिहार को सेकंड मिला है, कंफ्यूज नहीं होना, बिहार को हमेशा पीछे ही रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर बिहार को क्या है? सेकंड रैंक मिली है किसमें? स्वच्छता ही सेवा में। तो नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 लक्षद्वीप। तो ये था स्वच्छता ही सेवा। यहाँ पर क्या है? दान दिया जाता है, श्रमदान। तो कब से कब तक? 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। और सुजलाम 1.0 और सुजलाम 1.20 ये किसके लिए है? ये जो यहाँ पर शौक था 1 मिलियन 10 लाख के आसपास शौक था गड्ढे बनाए जाने का, वो रखा था, टारगेट रखा था, वो बन गए हैं, शौक था गड्ढे। तो जब सुजलाम 1.0 में सक्सेस मिली तो सुजलाम 2.0 भी चलाया गया। अब सुजलाम 1.0 कितने दिनों के लिए था? 100 दिनों का अभियान था।
कब से कब तक ये चला? 25 अगस्त 2022 से लेकर ये 15 फरवरी 2022 तक 100 दिन का टारगेट था और ये सक्सेसफुल हुआ है। उसके बाद सुजलाम 2.0 भी सरकार के द्वारा चलाया गया है। अब एक बार इनकी रैंकिंग देख लेते हैं। स्वच्छता ही सेवा में किस किस को क्या रैंकिंग मिली है? कर्नाटक नंबर 1, बिहार नंबर 2 और लक्षद्वीप नंबर 3। और जो सुजलाम है 1.0, इसमें एमपी को रैंक 1, महाराष्ट्र को रैंक 2 और तेलंगाना को रैंक 3 मिली है। सुजलाम 2.0 में कर्नाटक को 1, तेलंगाना को 2 और उड़ीसा को 3। ये यूपी पीसीएस में डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी और वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये था हमारा स्वच्छता ही सेवा सुजलाम 1.0 और सुजलाम 1.2। चलते आगे, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। देखिए, एक होता है ग्रामीण और एक होता है शहरी। पहले ग्रामीण देख लेते हैं, उसके बाद ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, ये इसको शहरी बोला जाता है। यह सिंपल स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 आए तो समझ लेना ये शहर के लिए है और ये पहला किसके लिए? ग्रामीण के लिए है। तो इसको कौन सा विभाग चला, किसके अधीन आता है? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन के अधीन में आता है। ये कब से चलाया जा रहा है? 2018 से। 2018 से ये चलाया जा रहा है। इसमें कितने यूटी और स्टेट आते हैं? 33 स्टेट और यूटी आते हैं, मतलब 28 स्टेट्स और प्लस 5 यूटी। कौन कौन सी यूटी नहीं आती? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ इसमें नहीं है, चंडीगढ़, दिल्ली नहीं है इसमें, और एक तीसरा लक्षद्वीप। इन तीनों को छोड़कर क्या है, बाकी 33 क्या है? शामिल हैं। चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप को छोड़कर बाकी 33 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में यह है जो रैंकिंग है वो दी जाती है। तो बड़े राज्य और छोटे राज्यों के आधार पर यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है। बड़े राज्यों में किसको रैंकिंग मिली है? नंबर 1 कौन रहा है? तेलंगाना रहा है, और नंबर 2 हरियाणा, और नंबर 3 तमिलनाडु को रैंकिंग मिली है। छोटे राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें इंक्लूड होंगे क्योंकि इनकी जनसंख्या 30 लाख से कम है। तो अंडमान निकोबार को रैंक 1 दादरा एंड नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव, क्योंकि अब ये एक हो गया है। 8 टोटल यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 है। दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया था। और तीसरी रैंक किसको मिली है? सिक्किम को। जिलों की बात की जाए तो जिलों में नंबर 1 भिवानी रहा है। भिवानी कहाँ पर है? हरियाणा में है। और जगतियाल ये तेलंगाना में, निजामाबाद भी तेलंगाना में। ये टॉप 3 जिले रहे हैं। तो ये था स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022, किसके द्वारा चलाया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। कब से चलाया जा रहा है? 18 से। बड़े राज्य छोटे राज्यों की रैंकिंग अलग होती है, जिलों की अलग होती है। अब एक बार देख लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, ये शहरी है। ये क्या है? जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति जी, उनके द्वारा क्या है ये डिक्लेरेशन की गई स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की। यहाँ पर क्या है, प्रथम वर्षगांठ को भी मनाया गया। और ये स्वच्छ सर्वेक्षण का क्या है 7वां संस्करण रहा है। इसमें जो भी शहर होते हैं स्वच्छ शहर, उनकी क्या है लिस्ट आती है, रैंकिंग दी जाती है। और 10 शहर की रैंकिंग यहाँ दी गई है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। 6वीं बार इंदौर एमपी को क्या है रैंक 1 मिली है। सेकंड रैंक पे सूरत है और नंबर 3 पर नवी मुंबई है। 3 रैंक आपको याद रखनी है। कौन सा संस्करण? 7वां स्वच्छ शहर टॉप 3 इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। क्लियर। बाकी और इंफॉर्मेशन है, एक बार ये आप रीड आउट भी कर सकते हो। बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। बाकी छोटी छोटी लिस्ट भी दी गई है, इतना इम्पोर्टेंस इनको मतलब इतना डीप नहीं पूछेंगे। अगर शीर्ष 5 गंगानगर पूछ लिए जाएं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है, तो नंबर 1 बिजनौर, सेकंड कन्नौज, तीसरा गढ़ मुक्तेश्वर यूपी में है, सुल्तानगंज बिहार और कर्णप्रयाग उत्तराखंड। 1 लाख से अधिक वाली जनसंख्या में हरिद्वार, वाराणसी, ऋषिकेश, प्रयागराज और मुंगेर, ये सब आएंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022। ये क्या है? यहाँ पर पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जाता है। कौन सी रिपोर्ट है? 63वां संस्करण रहा है इसका, भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 का।
टॉप 3 देश यहाँ पर आगमन और गंतव्य के हिसाब से बताए गए हैं। देखिए आगमन में वो देश आएंगे जहाँ से विदेशी लोग भारत में आते हैं, तो वो आगमन में आएंगे। गंतव्य जो भारत से विदेश में जाते हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं लोग? यूएसए से, सेकंड नंबर पे बांग्लादेश से आते हैं और थर्ड नंबर पे यूके यूनाइटेड किंगडम से। और जाने में भारत से सबसे ज़्यादा लोग कहाँ जाते हैं? यूएई संयुक्त अरब अमीरात, देन दूसरे नंबर पे यूएसए और तीसरे नंबर पे कतर में जाते हैं। ये परसेंटेज और संख्या आपको याद नहीं रखनी है, बस आपको रैंकिंग याद रखनी है। जाने वालों में यूएई, यूएसए, कतर, यहाँ लोग भारत से ज़्यादा जाते हैं। आने वालों में यूएसए, भारत, बांग्लादेश और यूके से भारत में लोग ज़्यादा आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम श्री स्कूल योजना। ये योजना किसके द्वारा चलाई गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में ये पीएम श्री योजना जो है, पीएम श्री स्कूल्स या पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये कितने वर्ष के लिए? 5 वर्षों की अवधि के लिए, 2022-23 से लेकर 2026-27 के दौरान तक ये चलाया जाएगा। कैसी स्कीम है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में हम डिफरेंस बता चुके थे। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में केंद्र सरकार भी फंडिंग देती है और स्टेट सरकार भी, लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में टोटल फंडिंग कौन देती है? यहाँ पर सरकार के द्वारा ही फंडिंग पूरी दी जाती है। तो ये योजना जो पीएम श्री स्कूल योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें स्टेट भी क्या है अपनी भागीदारी निभाएंगे। और कब से कब तक है? 5 वर्ष की अवधि तक, 2022-23 से 2026-27 तक। नेक्स्ट टॉपिक है नमस्ते योजना। नमस्ते योजना किनके लिए चलाई गई है? जो देखिए सफाई कर्मी होते हैं या मैनुअल जो स्क्वेंजर होते हैं या सफाई कर्मी, उनके लिए एक एक्ट भी बनाया गया था, द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हाथों से मैला ढोते हैं या फिर अपनी जान जोखिम में डाल के सेप्टिक टैंकों की सफाई करते हैं, तो इनको रोकने के लिए ये एक्ट चलाया गया था। किसके द्वारा? आश्वासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। और इसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि 2024 तक जो सभी सफाई कर्मी हैं, सफाई मित्र सुरक्षित घोषित किया जाए सभी को। और अब क्या है, मशीन के द्वारा सफाई की जाए, तो इसलिए नमस्ते योजना भी चलाई गई है। नमस्ते की फुल फॉर्म याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई। किसके द्वारा चलाई गई योजना है? 2 मिनिस्ट्री के द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा और आश्वासन एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय के द्वारा। टोटल खर्चा, टोटल फंडिंग कितनी है? 360 करोड़ रुपए इसमें लगाया जाएगा। किसके लिए है ये हम बता ही चुके थे, जो सफाई कर्मी वगैरह होते हैं उनके लिए। सफाई किससे की जाएगी? 2024 तक का टारगेट रखा गया है मशीनों के द्वारा। तो आज हम यहाँ तक ही करते हैं, नमस्ते योजना तक। नेक्स्ट वीडियो में हम मंडला पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर ये वीडियोस अच्छी लगी हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।